स्वागत आप सभी का। इस वक्त हम एक ऐसे खेल पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं जिस पर कम चर्चा होती है, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। जी हाँ, कराते की बात कर रहे हैं। उदयपुर में कराते खेला जाता है। बहुत सारे बच्चे इसको आजकल ले रहे हैं और सीख रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं तक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में उदयपुर से जा रहे हैं बच्चे, अच्छे खिलाड़ी बन रहे हैं। क्या स्थिति है कराते सीखने के लिए? खिलाड़ी में क्या योग्यताएं होनी चाहिए? कौन कौन कराते सीख सकता है? इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं हरीश कुमार सावरिया। आप जनरल सेक्रेटरी हैं उदयपुर कराते एसोसिएशन के, और साथ ही राष्ट्रीय कोच हैं कराते के। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बिल्कुल, धन्यवाद सर। कराते खेल को लेकर के क्या स्थिति है उदयपुर की, और क्या स्थिति है भारत की? कराते अभी सबसे बहुत ज़्यादा लोकप्रिय गेम हो गया है, और वैसे तो बहुत पुराने समय से भी कराते का नाम फेमस है। और इसके अंदर क्रिकेट के बाद अगर बात की जाए किसी खेल की जो सबसे ज़्यादा संख्या में खेला जाता है, तो वो आज की संख्या में मैं बता सकता हूँ कि कराते ऐसा गेम है जिसमें सभी आयु वर्ग के लड़के लड़कियाँ बुजुर्ग सभी सीख सकते हैं इस गेम को, और सीख भी रहे हैं। चूंकि आप राष्ट्रीय प्रशिक्षक हैं कराते के, एज खिलाड़ी आपने कब शुरू किया? उस वक्त क्या स्थिति थी, और आपके मन में क्यों आया कि मुझे कराते सीखना चाहिए? मेरा जो कराटे का शुरुआत हुआ था वो 1994 के अंदर मेरा क्लास शुरू हुआ था। बस जैसे हमारे एक गुरु थे, एक फिल्मी स्टार हैं बहुत बड़े, जिसका नाम है सेंसेई ब्रूस ली। उनकी मूवीज़ उस समय काफ़ी चला करती थी, और उनको जब हमने देखा तो उन्हीं से इंस्पायर हुए, और उसके बाद हमने ही सोचा कि हमें कराटे सीखने चाहिए, हम भी इनके जैसा बने। तो मोटिव तो वही था कि मार्शल आर्ट्स के हिसाब से एक फाइटर बनना, और उसी को ध्यान में रखकर फिर हमने भी 94 से फिर हमने ज्वाइन किया। उसमें हमारे राजकुमार जी मेनारिया जो टीचर हैं, सर हैं, वो मेरे टीचर थे, वो यहाँ पर क्लासेस लेते थे। लेकिन उस समय ज़्यादा मार्शल आर्ट्स हाईलाइट नहीं था उदयपुर में। लोग कराते का भी नाम भी नहीं जानते थे उस समय, बहुत कम लोग ही उसको सीखते थे, वो भी शौक के रूप में लेते थे। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने इसको जानना चालू किया, ज्वाइन किया, उसके बाद फिर एक ब्लैक बेल्ट का सपना सजोया। इसके अंदर जो सबसे बड़ी डिग्री कहते हैं, मास्टर डिग्रीज बोलते हैं, फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट। तो हमने कहा हमें भी ब्लैक बेल्ट बनना है, और बस उसी के लिए कड़ी मेहनत की, और 6 साल के बाद मेरा ब्लैक बेल्ट हुआ। और ब्लैक बेल्ट बाद फिर धीरे 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 इसके अंदर फिर टूर्नामेंट्स हुए, टूर्नामेंट्स खेलना चालू हुआ। फिर उसमें लगा कि ये एक खाली आर्ट ही नहीं है, ये एक लाइफ सेविंग आर्ट बोल सकते हैं, कि ज़िंदगी भी बचाती है और जीवन को भी बदलती है, और उसने मुझे बदल दिया। तो ये और बच्चों तक भी फैलनी चाहिए और ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो एक मिशन बन गया था कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा उदयपुर के अंदर कराते को पहचान दिलाना है, और फिर उसके बाद इसी के ऊपर काम करना, और इसी को एज ए कैरियर भी मैंने चूज़ किया। और उसके बाद से आज तक मैं बच्चों को सिखा भी रहा हूँ, बच्चों को बाहर भी भेज रहे हैं हम, सब कुछ हो रहा है, और काफ़ी अच्छी लेवल पर आज कराटे उदयपुर के अंदर खेला जाता है। हरीश जी, आपने ब्रूस ली का नाम लिया, और ये एक रूमानी दौर था ब्रूस ली को लेकर के, जिस तरह का उनका हाथ का एक्शन होता था। और एंटर द ड्रैगन जो मूवी थी, उस मूवी ने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया या सपना संजोने के लिए आगे बढ़ाया कि भाई कराते सीखना है। आप जैसे लोग सीख के प्रशिक्षक बन गए और बहुत आगे लेवल पे ले गए, और हमारे जैसे लोग जो हैं वो एक सपना संजोए बैठे रहे। बहुत सारे ऐसे युवा बच्चे हैं जो सही गुरु नहीं मिलने के कारण अपने इस शौक़ को या सपने को आगे नहीं बढ़ा पाते। आप चूंकि मदद कर रहे हैं उनकी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि एक कराते के खिलाड़ी में आप क्या देखते हैं? आपके पास कोई बच्चा आता है तो उसमें क्या ऐसी खूबियाँ आप पहले से देखते हैं, और फिर किस तरह से उसको मोल्ड करते हैं, तराशते हैं? सबसे बड़ी खूबी तो यही है एक सर की उसकी रुचि होना। जब तक अगर किसी बच्चे को प्यास नहीं लग रही तो ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते हैं। तो सबसे पहले कि उसकी इच्छा जताना कि मुझे ये सीखना है। फिर उसके अंदर हम ये नहीं देखते कि बच्चा कमज़ोर है या मजबूत है या नहीं है, क्योंकि हमें पता है मार्शल आर्ट ज्वाइन करने के बाद वो सब चीज़ें उसकी हम खुद भी अंदर प्रोवाइड करवा देंगे। जैसे डेडिकेशन चाहिए, बस सबसे बड़ी बात तो बच्चे के अंदर कि वो समर्पित भाव से उस आर्ट को सीखे। और उसके बाद जो चीज़ें उसमें नहीं होती है, जैसे कोई वीकनेस है कि वो थोड़ा वीक है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो सब चीज़ें वैसे भी जैसे ही फिजिकल वर्क में आएगा, थोड़ा एक्टिव होगा, तो वो उसे बदल में आ जाएगा। जैसे जैसे उसके अंदर चेंजेस आएंगे, वो वैसे ही आगे जाके
उस मार्शल आर्ट को समझने लगता है, फिर उसके बाद वो खुद ऑटोमेटिकली वो बच्चा खुद चाहने लगता है कि नहीं मुझे उस लेवल तक जाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो शुरुआत में बच्चों को आती है, प्रॉब्लम्स आती है कि मैं कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा। गर्ल्स भी आती है, सर हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मार्शल आर्ट को थोड़ा हार्ड गेम बताया गया है। सोसाइटी में भी इस तरीके को इसको इमेज तैयार की गई कि ये मारपीट का गेम है, कि मार धाड़ सिखाई जाती है। लेकिन हम जैसे मेरे खुद भी हूँ तो मुझे पता है कि एज ए डिसिप्लिन अगर किसी गेम में देखा जाता है तो वो सबसे ज़्यादा मार्शल आर्ट्स में ही देखा जाता है। एक मार्शल आर्टिस्ट के अंदर वो सब चीज़ें होती है जो एक आम व्यक्ति में नहीं होती है, जो आम व्यक्ति ढूंढता है कि यार ये चीज़ें मेरे अंदर होनी चाहिए, लेकिन वो अपने अंदर ला नहीं पाता है। लेकिन मार्शल आर्ट से वो सब चीज़ें उसके अंदर आती है, वो फियरलेस हो जाता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इतना हो जाता है कि वो सोसाइटी में अच्छे से मूव कर पाता है। प्लस उसके बाद डिसीजंस पावर होती है, जो ऐसी कंडीशंस ख़राब कंडीशन में अगर फंस जाता है तो भी एक अच्छे डिसीजंस के थ्रू वो बाहर निकल पाता है, प्लस लोगों को फेस कर पाता है। हरीश जी, थोड़ा सा इस खेल के बारे में जानते हैं, इसके नियमों के बारे में बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये खेल किस तरह से खेला जाता है। जी, कराटे के अंदर 2 इवेंट होते हैं सर। एक होता है काता इवेंट और एक होता है कुमिते इवेंट। काता इवेंट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, जिसके अंदर बच्चा खुद अपनी जितने भी टेक्निकल सेशंस होते हैं वो उसको इंडिविजुअल परफॉर्म करना होता है, और उसके अंदर अपना बेस्ट काता फॉर्म होता है। इसमें कुछ टेक्निक्स की सीरीज़ होती है, वो सीरीज़ उसको परफॉर्म करके दिखानी होती है अलग अलग लेवल पे। इसमें जिस बच्चे के अंदर बेस्ट होगा फिर वो अपनी पोजीशंस आगे बढ़ाता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन उसको लगती है। कुमिते होता है, कुमिते 2 पार्टनर के साथ फाइटिंग गेम्स होता है, तो जिसके अंदर पंच एंड किक्स का यूज़ किया जाता है और उसके थ्रू पॉइंट्स लिए जाते हैं। काता एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिम्नास्टिक जैसा है, जिसमें आप अपने आप ही पॉइंट अर्जित करते हैं। जी। और कुमिते जो है उसमें एक ओपोनेंट होता है। उस ओपोनेंट को हराना होता है, क्या पिन करना होता है, उसको किस तरह से हारता है? उसके अपोनेंट के साथ जैसे फाइट्स होता है उसमें उसको पॉइंट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं, जिसमें बिलो अब बेल्ट अलाउ नहीं होता है, बेल्ट से नीचे कोई भी अटैक्स अलाउ नहीं होते हैं। उसके अंदर बस पॉइंट्स होता है बस। लेकिन यो भी ये था कि कंट्रोलिंग पावर देखी जाती है इसमें। यूँ नहीं कि किसी को डैमेज करने के उद्देश्य से खेला जाता है। यहाँ पर सेमी कॉन्टैक्ट गेम्स होता है, यहाँ पर आपका कंट्रोलिंग देखा जाता है, स्पीड देखा जाता है, बैलेंस देखा जाता है, कॉन्फिडेंस देखा जाता है, और उसके बेस पर जब अपोनेंट के हम अटैक करते हैं तो उस अपोनेंट का भी ध्यान रखा जाता है कि कहीं उसके लग ना जाए। तो ये कंट्रोलिंग बेस पर जब अपोनेंट क्लियरली गेम्स के थ्रू स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ पॉइंट्स लेता है और जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करता है वो विनर होता है। हरीश जी, क्या कराटे का जो ओरिजिन है उसका भारत से कोई संबंध है? बिल्कुल सर, भारत से बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि हमने भी हमारे गुरुओं से सुना हुआ है कि भाई कराटे हमारा इंडिया का ही पार्ट है, यहीं से वो बाहर गया है। क्योंकि उस समय एक बौद्धिक धर्मा करके हुआ करते थे, बौद्धिक धर्मा के थ्रू ये आर्ट बाहर तक गई है, बाहर में फैली है और उन्होंने इसको आत्मसात कर लिया। लेकिन हमारे भारतीयों ने इसको आत्मसात नहीं किया, तो आज हमें उल्टा रिवर्स जाना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कराटे खेला जाता है वो क्या दोनों फॉर्म में खेला जाता है, काता और कुमिते? जी हाँ, दोनों फॉर्म में खेला जाता है। तो अभी इसकी वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में भी बहुत अच्छा लेवल आ गया है सर अभी, क्योंकि बच्चे आज पहले तो नहीं, क्या इससे पहले ये एशियन गेमों तक सीमित था, अब इसको ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है? जी, और ये स्थायी रूप से इंक्लूजन हो गया इसका? तो सर स्थायी रूप का तो जैसे अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ अभी लास्ट टाइम जो ओलंपिक हुआ था जापान के अंदर, उस समय फर्स्ट टाइम इंडिया की टीम ने रिप्रेजेंट किया था, फर्स्ट टाइम कराटे को इंक्लूड किया गया था। तो एक बहुत बड़ी खुशी मिली थी कि बहुत लंबे समय का जो संघर्ष था वो पूरा होता है कि बच्चे भी अब ओलंपिक तक जा सकते हैं। और वो अभी लास्ट ओलंपिक से सक्सेस, अब आने वाले ओलंपिक में अब कैसे क्या रहता है वो तो प्रतिनिधित्व शुरू हुआ है जी। अब विजेता भी बनेंगे। भारत में कराटे का प्रतिस्पर्धी माहौल किस तरह का है? यहाँ कौन कौन सी बड़ी इवेंट्स खेली जाती है जिनके लिए आप बच्चों को, खिलाड़ियों को तैयार करते हैं? बिल्कुल सर, ऑफिशियल्स टूर्नामेंट्स होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट से नेशनल इंटरनेशनल तक जाता है। और इसके अलावा काफ़ी संख्या में ओपन टूर्नामेंट्स भी होते हैं जिनके अंदर बच्चा अपनी स्किल को और अच्छा बना सकता है, बार बार खेल के कॉन्फिडेंस, और वो फिर उसकी जो कॉन्फिडेंस है वो ऑफिशियल टूर्नामेंट में मदद करती है एक अच्छे टूर्नामेंट्स के लिए। जैसे अभी लास्ट टाइम हमारे कुछ बच्चे उदयपुर के सेलेक्ट हुए थे स्टेट टीम के अंदर, जो अभी पुणे के अंदर खेल के आए हैं। 3 बच्चे हैं हमारे, उन तीनों ने अभी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। लेकिन हालांकि उनका फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो थोड़ा सा रिजल्ट हम वैसा नहीं बना पाए। लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए हम उनके ऊपर और मेहनत करेंगे और अपने उदयपुर को कुछ अच्छे मेडल्स दिलाने का। जी बिल्कुल। और आपने कहा कि पुणे में प्रतियोगिता हुई थी जहाँ पे आप बच्चों को लेकर के गए थे, तो उनमें से कुछ बच्चों को हमने स्टूडियो में बुलाया है और उनसे हम बातचीत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ
प्रेक्षा मेवाड़ा है जो उस प्रतियोगिता में शामिल हुई थी, मनाली गर्ग हैं और शिवांश पालीवाल हैं, तीनों हमारे साथ में। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। धन्यवाद। आप बताइए प्रेक्षा, सबसे पहले कि अनुभव किस तरह का रहा, संक्षेप में बताएं। नमस्ते, मेरा नाम प्रेक्षा मेवाड़ा है। मैं कराटे 3 साल से कर रही हूँ और वहाँ पे मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा था। मैं पहली बार गई नेशनल में, फर्स्ट टाइम था। काफ़ी अच्छे खिलाड़ी देखने को मिले, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें पता चला हमारी गलतियाँ कहाँ थी, हमें किस चीज़ में सुधार करना है, और बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। और मनाली, आपका अनुभव किस तरह का रहा? बहुत अच्छा अनुभव था, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, बहुत अच्छे खिलाड़ी भी देखने को मिले। सबसे पहला मुकाबला आपका किससे हुआ था? तमिलनाडु के थे। तो आप रिजल्ट क्या रहा उसका? उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा था। वो जीते थे तो अच्छा ही था उनका भी। नहीं तो उस खिलाड़ी में क्या ऐसी खास बात थी कि आप उसको नहीं हरा पाए? आपकी तैयारी कम थी या फिर वो बेहतर थे, उस दिन बेहतर थे, या वैसे ही बेहतर थे वो टेक्निक वगैरह में? बेहतर थे वो भी, हमारी भी तैयारी थोड़ी कम थी। अब की बार जाएंगे तो वही खिलाड़ी पूरी सामने आता है तो कुछ स्कोर सेटल करने जैसी बात मन में रहेगी। हाँ, ज़रूर। शिवांश, आप बताइए, आप भी उसी टूर्नामेंट में गए थे? जी, मैं उस टूर्नामेंट में गया था। आप कितने सालों से कराटे खेल रहे हैं? जी सर, मेरे को 6 साल कंप्लीट हो गए अभी। 6 साल हो गए जी। तो क्या रहा प्रदर्शन आपका? वहाँ पे मैंने काता इवेंट में प्रदर्शन किया था, तो वहाँ पे मेरी भी कुछ गलतियाँ निकली थी, लेकिन वहाँ के बच्चे भी अच्छे खासे प्रैक्टिस करके आए थे। मेरी भी प्रैक्टिस जारी थी उस दौरान, लेकिन नहीं हो पाया, वो तो कोई बात चलता है। अच्छा, आप ये मानते हैं, चूंकि 6 साल से आप कराटे खेल रहे हैं जी, कि खेल जो है वो हारना सिखाता है, किस तरह से आप ग्रेसफुली हार को एक्सेप्ट करते हैं, ये खेल में सबसे बड़ी चीज़ जो आपको सीखने को मिलती है। जी, इसका जीवन पर कोई रिफ्लेक्शन पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है। जहाँ हारेंगे फिर वहाँ पे ही सीखेंगे अपन। नहीं, हारने के बाद झुंझलाहट या चिड़चिड़ाहट ऐसा नहीं, कुछ होती है? ऐसा वो तो अब स्टूडेंट के ऊपर होता है कि वो किस तरह से उसको लेते हैं हार को। हम हार को सीखने के लिए लेते हैं। तो आपके खेल में क्या अच्छे पॉइंट्स हैं और क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आपको काम करना शेष है? जी, सबसे पहले तो मैं स्टांस पे पूरा ध्यान देने की कोशिश करूँगा और बेहतर से बेहतर मेरे पावर लगाने की कोशिश करूँगा वहाँ पे। जी, और भी बड़े बड़े नेक्स्ट काताज होते हैं, जैसे टेक्निकल फॉर्म्स इनसे ने बताए थे हमारे, तो और सीखने की कोशिश रहेगी हमारी। शिवांश, आप चूंकि राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में पहले से ही जाते रहे हैं, फर्स्ट टाइम नहीं था आपका? ये मेरा फर्स्ट टाइम था। First time था। मैं पिछले 4-5 साल से बिल्कुल ट्राई कर रहा हूँ। बीच में कोरोना के वजह से थोड़ा रह गए थे, लेकिन तो अब फिर भी। जैसे अब नेक्स्ट टाइम आप जाएंगे जी, तो आप सामने वाला कौन सा खिलाड़ी, कहाँ का आप पसंद करेंगे कि भाई ये आ जाए तो मेरा गेम अच्छा रहेगा, और किसको बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे? सबसे मैं तो वेस्ट बंगाल को ही पसंद करूँगा, क्योंकि वहाँ के जो मेरे अपोनेंट पहले भी, अभी इस बार भी अपोनेंट वहाँ के अच्छे आए थे, तो मैं उनसे ही लड़ने की पूरी कोशिश अच्छे रहेगी। अपोनेंट को आप पसंद करेंगे जी। जिनसे जीतना मुश्किल हो? जी, अच्छा, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि आप तीनों जो है वो अपनी तैयारियों में जुटे होंगे और अगली नेशनल स्पर्धा में जाएंगे तो उदयपुर के लिए कुछ मेडल्स लेके आएंगे। बिल्कुल। अब आप तीनों को मैं एक मौका देता हूँ, एक एक छोटा सवाल आप अपने कोच से पूछ सकते हैं। क्या पूछना चाहेंगे? हो सकता है आपके मन में ट्रेनिंग के दौरान कोई चीज़ आई हो जो आप पूछ नहीं पाए हो, तो आज ये ओपन सेशन है आपके लिए, कुछ पूछ सकते हैं आप। तीनों में से जिसको भी तुरंत पहला सवाल ध्यान में आ रहा हो। कोई सवाल नहीं है? गुरु ने आपको इजाज़त देते हैं कि कुछ पूछे? जी बिल्कुल, ऐसे इन्होंने सवाल देने के लिए कुछ रखा ही नहीं है, हर चीज़ बेहतर करी है इन्होंने। इनने अपनी तरफ से पूरा सब दिया है। बिल्कुल। तो ये कॉम्प्लीमेंट है हरीश जी आपके लिए, और आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि आप जो चीज़ें सिखाते हैं वो कोशिश करते हैं ट्रांसलेट करने की एक्शन में, और उम्मीद करते हैं कि कराटे की जो अलग आपने उदयपुर में जगह रखी है, उस मशाल को ये जो आपके स्टूडेंट्स हैं, खूब सारे स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत बहुत आगे तक ले जाएंगे। अब मैं छोटा सा एक सवाल पूछना चाहूँगा कि एक जो कराटे का खिलाड़ी है उसमें क्या चीज़ें होती है जो उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना सकती है? क्या शरीर में लोच होनी चाहिए, या फिर दृढ़ता होनी चाहिए मांसपेशियों में, मानसिक रूप से उसको प्रबल होना आवश्यक है? क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो एक खिलाड़ी में बाकी खिलाड़ियों से उसको अलग करती है?
बिल्कुल सर, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं सर, क्योंकि जब तक मन से अगर बच्चा तैयार नहीं है तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मन के बाद तन आता है, और जब ये दोनों ही साथ में हो जाते हैं तो फिर एक बहुत अच्छा मुकाम भी जो तय करना होता है वो आसानी से हो जाता है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ भी अगर लूज़ होती है तो फिर वो मंजिल दूर ही नज़र आती है। तो हमारा तो यही रहता है कि हम बच्चे में हमेशा देखते हैं कि भाई सबसे बात है कि डेडिकेशन के साथ साथ उसका रेगुलरिटी होना, मतलब रेगुलर ट्रेनिंग उसका कुछ फिक्स है कि कुछ आवर, जिस तरीके से हम स्टडी को जितना फोकस करते हैं कि भाई नहीं मुझे इतने घंटे तो पढ़ना ही है, तो वैसे ही जब हम स्पोर्ट्स को भी जब प्लान करेंगे कि नहीं मुझे 7 से 8 घंटे मुझे देने हैं, और जब बच्चा 7 से 8 घंटे जब पूरा अपनी ट्रेनिंग को देता है तो फिर हम सोचते हैं कि नहीं बच्चे को एक उस तरह का रिजल्ट जो हमें चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। तो दृढ़ता तो मस्त ही है कि भाई एक सबसे पहला तो सपना देखना ज़रूरी है। अब सपना ही नहीं देखा तो फिर पूरे होने की चांसेस ही नहीं। तो सबसे पहले आपको कि भाई किस पोजीशन हासिल है, कि नेशनल पे जाना है कि इंटरनेशनल जाना है, तो एक ड्रीम हमें तय करना पड़ेगा। फिर उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़ना चालू होते हैं, तो फिर डिस्ट्रिक्ट से फिर स्टेट, स्टेट से नेशनल। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी, आपका बहुत धन्यवाद। और जो हमारे दोस्त साथ में आए हैं जो नेशनल खेल के आए हैं, प्रेक्षा, मनाली और शिवांश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और खूब सारी शुभकामनाएं हैं आपको कि यहाँ से आपको खूब आगे जाना है। और हरीश जी के नेतृत्व में और हरीश जी के डायरेक्शन में, निर्देशन में आप ये जो सीढ़ियाँ हैं कामयाबी की वो ज़रूर चढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।